नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम पुनः चर्चा करेंगे जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज़ आईएएस एकेडमी के जो बेसमेंट में 3 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी पानी भरने से, जल भराव से। उसी पर आज हम दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए हैं जो कि आप लोगों को जानना थोड़ा ज़रूरी है। सर्वप्रथम तो मैं बात कर लेता हूँ, अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर सही प्लेटफॉर्म, यानी कि जैसे कल राज्यसभा लोकसभा की किसी भी कार्रवाई में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, और साथ ही एक जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन दल के सभी सदस्य काफ़ी उसमें मौजूद थे। उस गठबंधन, उस मीटिंग में, उस बैठक में भी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि उस गठबंधन में हर राज्य के काफ़ी उसमें नेता थे, और आपको ये भी पता होगा कि जो ये आईएएस की जो कोचिंग लेते हैं बच्चे, ये भी लगभग भारत के हर राज्य के बच्चे वहाँ होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन नेताओं ने अपने राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधित्व करते हुए इस मुद्दे पर ज़रूर कुछ बोलना चाहिए था। वो केवल केजरीवाल के बारे में बोले, जो कि एक शराब के घोटाले के आरोप में बंद है। यानी एक आरोपी के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन एक जो बच्चे वहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं, किन परिस्थितियों में वो रहते हैं, क्या क्या उन पर एक तरह से अत्याचार किया जाता है, किस तरह से उनका एक शोषण किया जाता है, इस पर कोई भी पार्टी नहीं बोली। खैर, वो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे को इस लोगों ने इतना जो ढीला छोड़ रखा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं है। हाँ, कुछ नेता जो थोड़ी न्यूज़ के सामने या कहीं थोड़ी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते हैं, भाई इस मुद्दे पर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मुझे सिर्फ इसमें ये लगता है कि ये जो भी आदमी या जो भी नेता, पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं इन जो कोचिंग सेंटरों पर, भाई हम भी हैं, अगर आप किसी से कोई सेटिंग करते हो तो हम भी यहाँ हैं, हमें भी कोई सूटकेस पहुँचाना है आपने। यानी कि उनके बोलने का मतलब, मुझे तो शायद जहाँ तक ये ही लगता है कि वो भी सिर्फ अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि सेटिंग में वो पीछे न रह जाएं। जो भी कुछ माल पानी का बंटवारा हो उसमें उन नेताओं को भी माल वहाँ मिलना चाहिए। अभी आपको इसमें एक तथ्य और सामने निकल के आया है, जो ये राउज़ आईएएस एकेडमी है, इसमें जो बेसमेंट में जो ये हत्या का जो एक दुष्कर्म वहाँ पर हुआ है, बच्चों की मौत का, ये जो -2 बेसमेंट था ये। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -2 बेसमेंट था, और उसमें जो बिल्कुल रोड के लेवल से था, काफ़ी वो झील का एरिया भी बताते हैं कि वहाँ हमेशा पानी भरता है। जैसी एमसीडी की रिपोर्ट है कि वो झील का एरिया है, नीचा एरिया, वहाँ हमेशा हर थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। यानी कि उन कोचिंग सेंटरों को ये पता है कि भाई ये जो एरिया है ये झील का एरिया है, यहाँ पानी हमेशा भरता है हर बारिश में। फिर भी उन्होंने -2 बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई। अब एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि -2 का मतलब करीबन 20 फीट नीचे, 18-20 फीट नीचे मान के चलिए आप, अगर पानी भर जाएगा तो कोई भी बच्चा कैसे निकल पाएगा। और साथ में वहाँ जो एक बायोमेट्रिक का जो दरवाज़ा था इलेक्ट्रॉनिक, वो भी बंद हो गया, जिससे बच्चे बाहर निकल ही नहीं पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि बिल्कुल वहाँ लापरवाही का जो एकदम पराकाष्ठा थी उन्होंने पार कर ली थी। हर तरह की लापरवाही जानते हुए कि भाई यहाँ झील का एरिया है, फिर भी -2 बेसमेंट में आप एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है। उनको जरा सी भी, बिल्कुल भी ये डर या महसूस नहीं हुआ कि भाई आप इतने गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उनको वो डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी कमाई इतनी मोटी है, कई 100 करोड़ का उनका टर्नओवर है, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े कमिश्नर लेवल तक के अफसरों का वो मुंह बंद कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी शायद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ कि जो खासकर छोटे निम्न तबके के जो कर्मचारी हैं, उन्हीं को 2-4 पर ही एक्शन लेंगे और मामले को शायद रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल एक जेई और एक एई को इन्होंने सस्पेंड और टर्मिनेट किया है। बाकी आगे देखिए क्या होता है इसमें। अभी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। हालांकि एलजी साहब ने एक कमेटी बना दी है। अच्छा, उस कमेटी में देखिए जो दिव्य कीर्ति एक आईएएस एकेडमी कोचिंग है मुखर्जी नगर में, उनका बेसमेंट भी सील किया गया है।
बताइए, दिव्य कीर्ति जो हर सरकार पर कमेंट करते हैं, वो जो हर सरकार का बनने ना बनने का वादा करते हैं, वो एक घोषणा करते हैं, उनके पास पूरा एक एनालाइज सिस्टम है, वो अपना एनालाइज नहीं कर पाए। वो इतनी बड़ी एक घिनौनी हरकत कर रहे हैं कि जो बेसमेंट में वो भी लाइब्रेरी चला रहे हैं, वो भी बेसमेंट का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो बताइए आप उसको कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जो है कमेटी में रखे गए हैं। वो उन्होंने खुद बताया है कि एलजी की कमेटी में मुझे भी रखा गया है। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सही फैसला कुछ लेंगे? ये कुछ भी सही फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी मोटी कमाई है। यानी कि चोर को ही कह दिया, भाई तू यहाँ मैं चोरी कर रहा हूँ, तू थोड़ा देखभाल कर। ये तो वही तरह की बात हो गई। अब इसमें अगर सरकार को कुछ करना है तो इन कोचिंग सेंटरों को बिल्कुल ही एक ऐसे सिस्टम में लाना पड़ेगा जिससे कि इन पर पूरा कंट्रोल हो सके। मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद कोचिंग सेंटर के अलावा कोई ऐसा दूसरा व्यवसाय या धंधा नहीं है जिस पर सरकार का कुछ भी नियंत्रण नहीं है। आप कोई भी धंधा कार्य करके देख लीजिए, सरकार का उस पर पूर्णतः नियंत्रण होता है और उसमें बहुत पाबंदियाँ और कानून उसके दांव पेच उसमें होते हैं। लेकिन इस कोचिंग सेंटर सिस्टम में या व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत मोटी कमाई है, कोचिंग सेंटर की बहुत मोटी कमाई है, बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें आर्थिक शोषण होता है। अच्छा, साथ में इसमें एक समस्या और भी आती है। जहाँ जिस एरिया में कोचिंग सेंटर होते हैं उस एरिया में बच्चे बहुत तादाद में रहते हैं। बच्चे भी इतनी तादाद में रहते हैं कि वहाँ जो किराया है या जो खाने पीने का जो सिस्टम है वो इतना महंगा हो जाता है कि बच्चों पर डबल मार पड़ती है। एक तो कोचिंग सेंटर की फ़ीस इतनी महंगी होती है, और दूसरा जिस एरिया में जो बच्चे रहते हैं वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि इतना महंगा, इतना कॉस्टली एरिया हो जाता है, और उनका रहने का जो बच्चे का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत नीचे तबके का होता है, बहुत निम्न दर्जे का होता है। यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे केबिन बने होते हैं, और केबिन के बिल्कुल कबूतर खाने की तरह होते हैं। वो बच्चे खुल के उसमें सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन क्या करें, पढ़ाई करनी है और वहाँ रहना भी है, और खाना भी इतना गंदा वहाँ मिलता है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ बच्चों के लिए जो पढ़ाई का जो जितना भी व्यवस्था है, इसको कबूतर खाना ना करके एक साधारण जेल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जो बच्चों के जो छोटे छोटे केबिन जो बने होते हैं उनमें ना धूप आती है, ना हवा आती है, और मकान भी इतने बदबूदार होते हैं कि बिल्कुल सटे सटे मकान हैं। गलियाँ बहुत भीड़ी भीड़ी हैं, तंग गलियाँ हैं। आपस में किचन का जो खाना बनता है एक दूसरे की स्मेल, बदबू पूरे मकानों में रहती है। मकानों में यहाँ तक तो, क्योंकि जैसे आपको पता है कि झील का एरिया भी है, वहाँ नीचे के मकानों में इतनी सीलन रहती है, बदबू रहती है कि आप वहाँ खुल के सांस भी नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में बच्चे वहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो बच्चों का आर्थिक शोषण कोचिंग सेंटर में होता है, दूसरा जो ये जो रहने का उनका खाने का जो सिस्टम है उसमें भी उनका बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ता है। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन का कारण भी ये कोचिंग सेंटर की महंगाई जो है ये, और जो रहने का जो महंगा है। अगर ये थोड़ा महंगा थोड़ी कम हो जाए, सस्ता हो जाए, तो मुझे लगता है बच्चों पर भी थोड़ा प्रेशर, उनके परिवार पर भी थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि इसमें वहाँ की जो RW हैं वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वरना कई जगह RW इतनी एक्टिव होती है कि अपने एरिया में जरा सा कोई भीड़ का इस तरह कार्य होता है तो उस पर वो पाबंदी लगाने की कोशिश करती हैं। लेकिन RW भी वहाँ पर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि वहाँ के जो लोकल हैं उनको भी उससे बहुत मोटी कमाई है। उन RW वालों के मकान भी किराए पर अच्छा महंगा उठता है। अगर हमारे एरिया में कोई कमरा अगर 5,000 का है तो आप समझ लीजिए वो कमरा वहाँ कम से कम 25,000 रुपये का है। यानी कि 5 गुना से ज़्यादा का वहाँ आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। और व्यवस्था सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। आपको हर कुछ अपनी जेब से करना है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि बच्चों का जो डबल ये शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है और मानसिक। तो अगर बच्चे देखो वहाँ जो पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, उन पर एक मानसिक प्रेशर तो रहता ही रहता है, साथ में आर्थिक प्रेशर भी उन पर बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। ये कोचिंग सेंटर को जो एक जगह ना करके इनको अलग अलग एरिया में इनकी लिमिट बांधनी चाहिए। भाई इस एरिया में इससे ज़्यादा कोचिंग सेंटर आप पास ही नहीं करें। हालांकि जो कमेटी बनी है, LG साहब ने जो कमेटी बनाई है उसमें कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। उसमें जो दिव्य कीर्ति ने बोला है कि भाई 4-5 क्षेत्रों को ही उनमें नोटिफाई करना चाहिए। मैं कहता हूँ 4-5 क्षेत्र नहीं, कम से कम 50 क्षेत्रों को नोटिफाई करना चाहिए। कम से कम 50 क्षेत्रों में ये हमारे कोचिंग सेंटर को अगर नोटिफाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि उस एरिया में महंगाई नहीं बढ़ेगी और बच्चों को वहाँ थोड़ा सस्ता और अच्छा एक खुला एटमॉस्फेयर वहाँ मिल सकता है, जिससे कि उन पर थोड़ा सा
आर्थिक प्रेशर भी कम पड़ेगा और उनको एक खुले वातावरण में सांस लेने की भी थोड़ी आज़ादी वहाँ मिलेगी, क्योंकि वहाँ बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो आपको पढ़ाई का रहता ही रहता है, साथ में उनको जो एक एकोमोडेशन का भी वहाँ हमेशा एक समस्या बनी रहती है, क्योंकि एकोमोडेशन इतना वहाँ क्राउडेड इतना एरिया हो जाता है कि हर बच्चे को अच्छा एकोमोडेशन नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जो कि इन कोचिंग सेंटर को एक क्षेत्र में ना करके पूरी दिल्ली में थोड़ा थोड़ा हर एरिया में एक सिस्टम बनाया जाए। जैसे स्कूल कोई भी खोलते हैं तो उनको एक ईसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ईसी लेना पड़ता है, ऐसे ही इन कोचिंग सेंटरों को भी कुछ इस तरह से पाबंदी या कुछ ऐसा नियंत्रित किया जाए कि उनको भी एक ईसी सिस्टम की ज़रूरत पड़े, जिससे कि पूरे क्षेत्र में एक बराबर समान अनुपात में कोचिंग सेंटर खुले, जिससे कि किसी भी क्षेत्र में ना ज़्यादा भीड़ हो और ना किसी क्षेत्र में ज़्यादा ये कोचिंग सेंटरों पर इतना महंगाई का जो बच्चों को प्रेशर पड़ता है वो भी ना पड़े। तो इस तरह से देखना होगा कि सरकार इन चीज़ों पर क्या क्या फैसले लेती है, क्या कमेटी में निर्णय निकलता है, क्या कमेटी में दिशा निर्देश क्या होते हैं। इस पर अपना ध्यान बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।